Hello and welcome back to Replicating Minds once again. This is the chapter number 2 of gene regulation, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको वो रेगुलेट कैसे होता है. ओके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स. सो इससे पहले हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जीन रेगुलेशन समझना है. जैसे कि अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड जीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम एंड डीएनए, देन यू शुड गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1 ऑफ जीन रेगुलेशन. क्योंकि अगर आपको वहाँ पर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न है तो जीन रेगुलेशन समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है. तो मैं चाहता हूँ कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, आपको जो जो पढ़ाया जाए सब कुछ स्मूथली समझ में आए. और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो जाइए वीडियो 1 देखिए और फिर वापस आके जीन रेगुलेशन चैप्टर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स. तो सबसे पहले जो चीज़ हमको समझनी है कि जीन रेगुलेशन की वजह से क्या होता है और जीन रेगुलेशन होता क्या है ना? तो अगर मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल दूं तो आप सबको इतना तो पता होगा कि हमारी जो बॉडी है, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, राइट? है ना? वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? सो वी आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सच एज फॉर एग्जाम्पल muscle cells, epithelial cells, right? Muscle cells, epithelial cells, adipocyte cells, स्पर्म सेल्स एंड वी हैव नर्व सेल्स. तो इतने अलग अलग तरीके के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, राइट? तो क्या आपने कभी गौर किया है कि इन सब का शेप अलग अलग क्यों होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों होता है, साइज अलग अलग क्यों होता है? हम्म. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे वो मसल सेल्स हो, एपिथेलियल सेल्स हो, नर्व सेल्स हो, एडिपोसाइट सेल्स हो, इन सब के अंदर सेम जेनेटिक कंटेंट होता है. ऑल दीज सेल्स हैव सेम जीनोम, एक ही टाइप का जीनोम सभी सेल्स के अंदर होता है. तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि इफ ऑल दीज सेल्स कंटेन सेम जेनेटिक कंटेंट, same genetic information, then why all these are having different shape and structure as well as function? क्योंकि सबका फंक्शन भी अलग अलग होता है, ये आपको सबको पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके पीछे जो क्लियर है, इनका शेप अलग अलग होने की जो वजह है, जो फंक्शन अलग अलग होने की जो वजह है, वो है जीन रेगुलेशन, है ना? और अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो क्या होता है कि सबका जेनेटिक कंटेंट बिल्कुल सेम है. जेनेटिक कंटेंट एग्जैक्टली सेम है, राइट? जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ह्यूमंस हैव अराउंड द साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम इज अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर्स, राइट? तो हर एक सेल में, ह्यूमन बॉडी की जितनी भी सेल्स होंगी, चाहे वो मसल सेल है, चाहे वो एडिपोसाइट है, स्पर्म सेल है, हर एक सेल के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स ही होंगे, राइट? जो डीएनए कंटेंट मसल सेल में वही एडिपोसाइट्स में होगा, वही स्पर्म में होगा, वही नर्व सेल्स में होगा, वही एपिथेलियल सेल्स में होगा. इसके बावजूद सबका स्ट्रक्चर, सबका फंक्शन अलग अलग है. तो होता क्या है कि जो जीन्स एपिथेलियल सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि मसल सेल्स में भी एक्सप्रेस हो, है ना? जो जीन्स एडिपोसाइट सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि नर्व सेल्स में हो, और जो नर्व सेल में होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि मसल सेल्स में हो, राइट? तो सबके अंदर जेनेटिक कंटेंट सेम है, जीन सेम है, डीएनए सेम है, बट ऑल हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोफाइल. यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबके अंदर अलग अलग जीन के एक्सप्रेशन होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि सबका स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है, सबका फंक्शन भी अलग हो जाता है ना? तो यही हमको समझना है कि एक्सप्रेशन होता कैसे है. ओके, तो व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, है ना? बिकॉज सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. जब हम बात करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, स्पेशली इंफॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, तो आपके दिमाग में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? पहला जो आता होगा वो आता होगा डीएनए,
राइट। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, यही तो होते हैं मेन इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, राइट, है ना। स्पेसिफिक प्रोटीन इन योर बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, क्योंकि उनके पास अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। आरएनए के पास भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, डीएनए के पास भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल ऑल दीज टर्म्स इंफॉर्मेशनल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बात ये आती है कि आपको ये भी पता होगा कि डीएनए से क्या बनता है। डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये सबको पता है, दिस इज वेरी बेसिक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट। तो इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट, एंड वी कॉल दिस स्टेप एज ट्रांसलेशन। ये सबको पता है, राइट। राइट, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी, राइट। अब दोस्तों ये आपको ये भी पता होगा कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो यहाँ पर बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, एटीपी या जीटीपी जो भी आप पढ़ो, राइट। अलग अलग स्टेज पे कहीं पर एटीपी की ज़रूरत भी पड़ती है, कहीं पर जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑल दीज आर एनर्जी मॉलिक्यूल्स, राइट। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारी एटीपी चाहिए होती है, ओके, राइट। तो ये है। फिर इसके बीच में देखो क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसके बाद एक प्रोसेस और होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये आपने सुना होगा नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग हो गया, और टेलिंग हो गया, पॉलीडिनेशन टेलिंग हो गया, राइट। तो वो क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इस पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्रोसेस भी होता है। दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिव प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोटीन टू बिकम फंक्शनल। जब तक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है ना, तो तब तक प्रोटीन फंक्शनल नहीं होता। आप यहाँ से समझो, ट्रांसक्रिप्शन से क्या मिलता है आपको, एमआरएनए, राइट, ये आपको पता होगा, एमआरएनए। और ट्रांसलेशन से आपको मिलता है क्या, प्रोटीन। तो जो इनिशियल एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो नया नया एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, जिसका नया नया ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन होते ही एक्टिव नहीं हो जाता, उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी होता है अगर उसको एक्टिव होना है, क्लियर। वैसे ही जब कोई नया प्रोटीन बनता है तो उसका पहले पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, इट बिकम्स एक्टिव, देन इट गोज एंड रेडी टू बी फंक्शनल इन एनी पाथवे, तब ये फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है। तो आप देख रहे हो, अगर हम टोटल प्रोसेस की बात करें, कौन कौन से प्रोसेस हो गए, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, तब जाके कोई प्रोटीन किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इन सब प्रोसेस के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, ओके। दैट्स वाई हमने ये कहा कि बिकॉज बायोसिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये है। अब यहां पर देखो, ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस एन एफिशिएंट प्लेस फॉर रेगुलेशन इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पाथवे। अब आप चाहोगे कि इतना, जैसे डीएनए से आरएनए बना, राइट, डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से प्रोटीन बना, इतनी एनर्जी खर्च करके कोई प्रोटीन बन रहा है, राइट, कोई प्रोटीन बन रहा है इतनी एनर्जी खर्च करके, डीएनए से आरएनए बनने में बहुत सारा लगा, आरएनए से प्रोटीन बनने में बहुत सारी एनर्जी लगी, और वो प्रोटीन बन गया गलत, रॉन्ग प्रोटीन एक्सप्रेस हो गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पर, ओके। तो क्या हुआ, बहुत सारी एनर्जी बॉडी में वेस्ट हुई, गलत प्रोटीन बन गया। तो ये गलतियां ना हो, गलत प्रोटीन एक्सप्रेस ना हो, राइट, इसीलिए जीन रेगुलेशन जरूरी है। अच्छे से रेगुलेशन होना जरूरी है कि जिस प्रोटीन की जरूरत है वही प्रोटीन एक्सप्रेस हो, दूसरा एक्सप्रेस ना हो, है ना। और कोई भी काम अच्छे से हो
उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चेक पॉइंट क्या होता है? द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। शुरू में ही अगर आप शुरू से ही आप गलतियों को देखते हो चलोगे तो प्रोडक्ट परफेक्ट, अच्छा और जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वही बनने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई द लाइन इज ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस एन एफिशिएंट प्लेस फॉर द रेगुलेशन इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पाथवे। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी आई होप, है ना? तो यस, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे अगर आप कोई, जब हम घर बनाते हैं, जब फॉर एग्जांपल आप दीवार बना रहे हो, राइट, वॉल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपने अगर यहाँ पर देख रहे हो ये पूरे कितने अच्छे से सारे के सारे ब्रिक्स स्ट्रक्चर्ड हैं, सारे एक डायमेंशन के ब्रिक्स हैं, राइट। अगर आपने यहाँ पर शुरू में ही कोई टिल्टेड या एल्टर्ड ब्रिक लगा दी होती, जो टेढ़ी मेढ़ी ब्रिक है, तो उसके ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाता, राइट। तो ये शेप जो आपको अभी दिख रही है वॉल की, वो नहीं हो पाती, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी प्रोसेस हो, बिगिनिंग में ही उसका ध्यान रखो, क्योंकि बिगिनिंग इज द इम्पॉर्टेंट स्टेज। यू कैन सेव लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, यू कैन सेव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हम दीवार की बात करें तो शुरू में ही ठीक करके हम पूरी दीवार सही गलत होने से बचा सकते हैं, तो पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। वैसे ही बायोलॉजिकल पाथवेज में जब हम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो हम शुरू में ही रेगुलेट कर सकते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी खर्च होने से बचेगी। और एनर्जी क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई जान नहीं सकता इस चीज़ को, राइट। तो अब आगे चलते हैं। जीन एक्सप्रेशन इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन इनटू एमआरएनए, जो कि हमने डिस्कस किया। जीन से एमआरएनए बनता है। द प्रोसेसिंग ऑफ दैट एमआरएनए, उसका प्रोसेसिंग होता है, जो कि मैंने आपको बताया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन, है ना, और फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए, राइट। इफ एनी जीन हैज़ टू एक्सप्रेस एंड हैज़ टू एनकोड इट्स प्रोटीन, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? इसका ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है, किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है, मतलब इसका एमआरएनए बनना ज़रूरी है, उस एमआरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये जीन है, पहले इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बन गया, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट एक्टिव राइट नाउ, okay, so it should have to go under post transcriptional processing to become functional, to become active, to become mature, which is called mature mRNA, messenger RNA, okay। उसके बाद ही ये रेडी होता है फॉर गोइंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो ये बनाता है प्रोटीन, और जब ये प्राइमरी प्रोटीन बनता है विच इज ऑल्सो इनएक्टिव, यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये इनएक्टिव होता है, राइट। अब इसका क्या होगा? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोसेसिंग, तब जाके ये फंक्शनल बन पाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो जरा, क्या होता है कि जैसे कि दीवार जब हम बना रहे थे, व्हेन वी वर कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल, अगर कोई टेढ़ी ईंट आ जाती है हम उसको तुरंत निकाल देते हैं, फिर एक नई ईंट लेते हैं, नई ब्रिक लेते हैं, फिर उसको वहाँ पर लगाते हैं, फिर आगे की दीवार बनाते हैं, राइट। तो वैसे ही क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से जो एमआरएनए बना है ना, वो गलत एमआरएनए बन गया है, सेल को पता चल जाता है, दे ऑल द सेल्स हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ check points which tells the cell that the products you have made is wrong, okay, which is not required। तो जब सेल को ये पता चल जाता है कि द एमआरएनए जो बना है वो गलत है, तो क्या होता है, उसका एमआरएनए का डिग्रेडेशन हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में, और वो न्यूक्लियोटाइड्स फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। तो एमआरएनए किससे मिलके बनाए? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनाए, राइट। अगर एमआरएनए गलत बन गया तो इट विल बी डिग्रेडेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, एंड all these degraded nucleotides will be readily available again to be participated in the process of transcription। फिर से ये ट्रांसक्रिप्ट बनाएंगे। तो जब तक ठीक एमआरएनए नहीं बन जाता ये आगे नहीं जाता, ओके। तो जब ये बन गया ठीक, आगे इसने प्रोटीन बनाया, ठीक है, प्रोटीन से फिर उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हुआ। इन केस अगर ये प्रोटीन गलत बन गया तो इसका भी डिग्रेडेशन हो सकता है जब तक कि करेक्ट प्रोटीन ना बने, जैसे कि एमआरएनए का हुआ था। तो इट विल बी डिग्रेडेड इनटू अमीनो एसिड्स, एंड ऑल these amino acids can be again utilized in the process of translation।
तो ये चेक पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं इफ़ एनी जीन हैज़ टू एक्सप्रेस प्रॉपरली, एनी जीन हैज़ टू प्रोड्यूस द करेक्ट प्रोडक्ट, करेक्ट प्रोटीन, राइट? तो ये है। अब जैसे कि आपको ये प्रोसेस तो पूरा समझ में आ ही गया होगा, तो जो अभी तक हम पढ़ते हैं, देयर आर 7 पॉइंट्स ऑफ रेगुलेशंस, है ना? कौन सा है? पहला है सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये हो गया। दूसरा जो चेक पॉइंट है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए, दिस इज सेकंड। थर्ड जो चेक पॉइंट है वो है एमआरएनए डिग्रेडेशन, अगर अच्छा नहीं हुआ तो एमआरएनए डिग्रेडेशन हो जाएगा। फोर्थ चेक पॉइंट है प्रोटीन सिंथेसिस विच इज ट्रांसलेशन। फिफ्थ चेक पॉइंट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और वी कैन से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पॉलीप्रोसेसिंग। सिक्स्थ है प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर भी रेगुलेशन होता है। जब कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, कोई प्रोटीन बनती है, तो उस वो किसी ना किसी प्रॉपर फंक्शन के लिए एक्सप्रेस हुई होती है, फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बनी होती है। या तो उसको मेम्ब्रेन में जाना होगा, या तो उसको न्यूक्लियस में उसका काम होगा, राइट? या तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होगा। तो कैसे होता है? जैसे ये सेल है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है? ये सेल है आपका, राइट? दिस इज योर न्यूक्लियस, राइट? ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपका डीएनए होता है ना? ओके, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बाहर आता है आपकी सेल में, ये आरएनए आ गया, दिस इज एमआरएनए। और जो ट्रांसलेशन होता है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, हम ये यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि एमआरएनए को न्यूक्लियस से डिफ्यूज आउट होके साइटोप्लाज्म में बाहर आना होता है, वहां पर इसका प्रोटीन बनता है, राइट? ये प्रोटीन बन गया। ओके, अब इस प्रोटीन को, अब ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का काम जहां पर होगा उसको वहीं पर जाना होगा। या तो ये मेम्ब्रेन में जाएगी, अगर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी। अगर ये न्यूक्लियर प्रोटीन है, इस न्यूक्लियस में भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, आपको पता है, तो इसको न्यूक्लियस में भी जाना पड़ सकता है। फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ सकता है। इसको गोल्जी बॉडी में हो सकता है, ये गोल्जी बॉडी की प्रोटीन है। तो प्रोटीन बनने के बाद जहां की भी ये प्रोटीन होती है, उसको वहां पर भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, या और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो अगर गलत प्रोटीन बनी है तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, यूबिक्विटिनेशन पाथवे आपने सुना होगा। तो वो भी एक चेक पॉइंट है, सिक्स, उस पॉइंट पर। और जो लास्ट चेक पॉइंट है वो है, सॉरी, लास्ट चेक पॉइंट है प्रोटीन डिग्रेडेशन। अगर फिर भी प्रोटीन अच्छा नहीं बना है, करेक्ट प्रोटीन नहीं बना है, तो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो ये सारे रेगुलेशंस हैं। बट जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि द बेस्ट रेगुलेशन स्टेज इज द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अगर ट्रांसक्रिप्ट ही गलत बना है तो आगे के सारे प्रोडक्ट गलत होंगे। इसलिए ट्रांसक्रिप्ट का करेक्ट बनना ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्शन करेक्ट होना ज़रूरी है। जीन, कौन सा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये वाला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट स्टेप फर्दर। ओके, हम इस स्टेप पे फोकस्ड रहेंगे कि यहाँ पर जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। ओके, एन एफिशिएंट प्लेस फॉर रेगुलेशन इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पाथवे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल, इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरियल जीनोम की, ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम, किसी भी बैक्टीरिया को ले लीजिए आप, है ना, इकोलाई को ले लीजिए फॉर एग्जांपल। और दूसरी तरफ हम बात करें अगर ह्यूमन जीनोम की, ठीक है, तो बैक्टीरिया में अप्रोक्सीमेटली 4000 जीनोम्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैक्टीरिया में 4000 जीनोम्स हैं और ह्यूमंस में 35,000 जीन्स हैं, नॉट 4000 जीनोम्स बट 4000 जीन, जीनोम एक ही होता है, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ऑफ द 4000 जीन्स इन द टिपिकल बैक्टीरियल जीनोम or perhaps 35,000 genes in the human genome, only a fraction are expressed in a cell at the given time. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बैक्टीरिया में 4000 जीन्स हैं तो ये 4000 के 4000 जीन्स एक्सप्रेस होकर प्रोटीन्स बना दे। ज़रूरी नहीं है कि 4000 जीन है तो 4000 प्रोटीन बने, है ना? तो जिस प्रोटीन की ज़रूरत है जिस टाइम पर, वही एक्सप्रेस होती है, राइट? वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि अगर ह्यूमन जीनोम में 35,000 जीन्स है तो कि 35,000 प्रोटीन्स बनेंगी।
राइट? जिस प्रोटीन की ज़रूरत है वही एक्सप्रेस होगा, ओके? जिस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो आपको पता है कि जितना जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, राइट? तो बैक्टीरिया तो इतना छोटा होता है कि हमको अपनी नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देता, तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव, है ना? तो अब अगर आप किसी इतने सेंसिटिव बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म को आप किसी कोल्ड एनवायरनमेंट से निकाल कर हॉट एनवायरनमेंट में डाल दो, राइट? तो उसको तुरंत अडेप्ट करना होगा अपने आप को टू सर्वाइव. If the bacteria will not able to adapt itself according to the changing environment, it will die, right? तो ये सेंसिटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको तुरंत अडेप्ट करना होगा. तो अब आप ये मान के चलो कि एक बैक्टीरिया को आपने इस हॉट कंडीशन में रखा हुआ है, देख, राइट? और आपने उस बैक्टीरिया को यहाँ से निकाल कर तुरंत कोल्ड में डाल दिया. तो अब इसको तुरंत अडेप्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. तो आप कैसे अडेप्ट करेगा? ये तुरंत ऐसे प्रोटीन बनाना शुरू करेगा जो कि इसको हेल्प करेंगे कोल्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए. अब इस टाइम पर ये ऐसे प्रोटीन बना रहा था जो जरूरी थे हॉट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, राइट? तो यहाँ पर उन प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो चाहिए हॉट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए. सिर्फ ऐसे प्रोटीन चाहिए जो कि इसको ठंड में सरवाइव करवा सके, और यहाँ पर सिर्फ ऐसे प्रोटीन चाहिए जो कि इसको गर्मी में सरवाइव करवा सके, राइट? फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री और इसका है 16 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग जीन एक्सप्रेस होंगे. ऐसे जीन्स जो 50 डिग्री पे सरवाइव कर सके, ऐसे जीन्स जो 16 डिग्री पे सरवाइव कर सके. तो ये जो अडेप्टिबिलिटी होती है ना, जो ये चेंज होता है ना कि कंडीशन के हिसाब से जीन का एक्सप्रेशन, उसी को बोलते हैं जीन रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेस होना है, उसको रेगुलेट कैसे हो रहा है, वो कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जीन रेगुलेशन में. अभी हमने कोर प्रोकैरियोट्स में कैसे कैसे होता है वो शुरू नहीं किया है. दिस इज ऑल द ओवरव्यू गोइंग ऑन. अभी हम बस उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है जीन रेगुलेशन, क्या होता है जीन रेगुलेशन, ठीक है? तो सम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल सम जीन प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. किसी जीन का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना? जैसे जीन का प्रोडक्ट का मतलब क्या? प्रोटीन. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी जीन? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनी जीन, है ना? तो अब हम जीन प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटीन्स बोल रहे हैं. तो सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल इलॉन्गेशन फैक्टर इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में जो इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, राइट? रुबिस्को. रुबिस्को प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक और बैक्टीरिया में बहुत अबंडेंट एंजाइम में प्रेजेंट होता है. बल्कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर. ठीक है? तो प्लांट में जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होने वाला एंजाइम है दैट इज रुबिस्को, ओके? क्योंकि ये मोस्टली हर एक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, राइट? बट बाकी प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है तो वो बहुत कम एक्सप्रेस होते हैं. तो इसी को रेगुलेशन बोलते हैं, किसकी कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से रेगुलेट एक्सप्रेशन होना. अदर जीन प्रोडक्ट्स अकर इन मच स्मॉलर अमाउंट्स, जैसे कि डीएनए रिपेयर एंजाइम, है ना? अब आप खुद सोचो कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब एक बात बताओ, हम अपनी बात करें तो सपोज आपकी बात अगर करें तो आप जॉब पे तो रोज़ जाते हो. अगर आप जॉब नहीं करे छोड़ो, आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो सीसाइट के लिए, राइट? या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो आप कॉलेज रोज़ जाते हो, मोस्टली जाते हो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू थर्सडे, जो भी आपका कॉलेज है, मंडे टू सैटरडे जो भी है, रोज़ कॉलेज जाते हो, है ना? बट क्या आप रोज़ हॉस्पिटल जाते हो? रोज़ एयरपोर्ट जाते हो? नहीं जाते ना. क्यों? जब आपको चोट लगती है, बीमार होते हो, तभी आप हॉस्पिटल जाते हो. जब आपको कहीं जाना होता है तभी आप एयरपोर्ट जाते हो, तभी आप रेलवे स्टेशन जाते हो, तभी आप बस स्टेशन जाते हो, राइट? उसी तरीके से आप सोचो कि डीएनए डैमेज हमेशा तो नहीं होता, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में होगा, स्ट्रेस में होगा. तो जब डीएनए डैमेज होगा तभी तो डीएनए रिपेयर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी. तो देयर आर सम जीन प्रोडक्ट्स, देयर आर सम प्रोटीन्स
विच आर फाउंड इन स्मॉलर अमाउंट्स, क्योंकि इनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो उसका उसी तरीके से एक्सप्रेशन होता है। ओके, उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर सम ऑफ द जीन प्रोडक्ट्स, मतलब रिक्वायरमेंट फॉर सम प्रोटीन्स चेंज ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे ये एक स्टडी है, मैंने लिंक दे रखा है, आप भी देख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। देर आर अप्रॉक्सीमेटली 2213 genes differentially expressed across time points linked with the aging। तो जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम पर कुछ और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब हम बड़े थोड़े यंग एज में आते हैं तो उस टाइम पर उसी प्रोटीन का जो जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे उसका हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रहा हो। तो जब हम यंग हुए तो उस टाइम पर उसका कम एक्सप्रेशन हो रहा हो, और जब हम एजिड हो रहे हैं तो उस पर एक्सप्रेशन ही ना हो रहा हो। इसका ऑपोजिट सिचुएशन भी हो सकता है कि ऐसे प्रोटीन्स जो जब हम छोटे हों, चाइल्ड हों, तो बहुत कम एक्सप्रेस होता हो, जब हम यंग हुए तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होने लग गया, और जब हम एजिड होते हैं बहुत ज़्यादा तो और ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। तो वही है, रिक्वायरमेंट ऑफ सम प्रोटीन्स चेंज ओवर टाइम, है ना? तो ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है? जीन रेगुलेशन हो रहा है सबका, ठीक है। फिर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं कि वो लाइफ टाइम में कभी एक पूरी लाइफ में, जैसे हमारी पूरी लाइफ में कभी एक ही स्टेज पर सिर्फ एक्सप्रेस हुए हों, फिर जिंदगी में कभी वो एक्सप्रेस ही ना हो। जैसे एक एग्जांपल है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सम प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड फॉर जस्ट ए ब्रीफ टाइम इन ओनली अ फ्यू सेल्स, जो है हॉक्स जीन। जब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पर सिर्फ एक जीन होता है हॉक्स, वो सिर्फ उसी टाइम पर एक्सप्रेस होता है, फिर कभी नहीं होता। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसे क्या चीज़ें जो कंट्रोल कर रही है कि कब किसको एक्सप्रेस होना है ना? कब हॉक्स जीन को एक ही बार एक्सप्रेस होना है, सिर्फ एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसके बाद उसका रोल कभी आता ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जीन रेगुलेशन की वजह से। ओके, देयर इज ए सिस्टम विच रेगुलेट्स ऑल दीज जीन्स, हाउ दे हैव टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, राइट? तो ये, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम जीन रेगुलेशन की बात करते हैं तो मेनली देर आर टू टाइप ऑफ जीन्स। फर्स्ट आर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ओके, अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। दूसरे होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। आपको बहुत ध्यान से ये स्लाइड समझनी है और डिफरेंस आपको समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं ना, दे आर ट्रांसक्राइब्ड कंटिन्यूसली विद अनवेरिंग एक्सप्रेशन। सेल्स के अंदर इन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का कंटिन्यूस ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, एक्सप्रेशन होता रहता है कॉन्स्टेंटली, एक ही रेट के साथ। ओके, विद अनवेरिंग एक्सप्रेशन। ओके, तो ऐसे जीन्स को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमेशा एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब वो ऐसे जीन्स हैं जिनके प्रोटीन्स की ज़रूरत सेल को हमेशा पड़ती है। इसको ध्यान रखना, अभी आगे आएगा ये। उन जीन्स का एग्जाम्पल होता है हाउस कीपिंग जीन्स। सो द हाउस कीपिंग जीन्स आर द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स which are expressed continuously with unvarying expression inside a cell. Okay, expression of housekeeping gene is always required to maintain basic cellular function. Okay, ये बात याद रखनी है आपको। Typically expressed at a constant level in all type of cells। तो जो housekeeping genes होते हैं, याद रखना कि ये हर एक सेल्स में, चाहे वो मसल सेल हो, चाहे वो नर्व सेल हो, चाहे वो एपिथेलियल सेल्स हो, कॉन्स्टेंटली हर एक टाइप ऑफ सेल्स में ये एक्सप्रेस होती है। पूछ सकता है कोई भी आपसे एग्जाम, अगर आप वाइवा देने जा रहे हो कि विच जीन इज कंटिन्यूसली एक्सप्रेस्ड इन ऑल टाइप ऑफ सेल, तो देर इज ओनली वन टाइप ऑफ जीन विच इज हाउस कीपिंग जीन्स। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं कि क्योंकि इसकी ये खासियत है हाउस कीपिंग जीन्स की, ये तो एक्सप्रेस होगा ही होगा। तो बहुत सारे लोग अपने एक्सपेरिमेंट में हाउस कीपिंग जीन्स को एज ए कंट्रोल भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्राइंग टू चेक द एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर जीन, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक्स जीन है, ओके, आप इसका
एक्सप्रेशन चेक करना चाहते हो कि ये एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, है ना? तो आप क्या करते हो, आरटीपीसीआर करते हो चेक करने के लिए कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, इसका प्रोटीन बन रहा है कि नहीं, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हो, राइट? तो हमेशा जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो साथ में एक कंट्रोल जरूर रखते हैं। कैसे पता चलेगा कि जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है वो ठीक किया है कि नहीं? हम्म तो ऐसा कोई जीन जिसका आपको श्योर श्योर शॉट पता हो कि वो एक्सप्रेस होता ही है, तो उसको आप एज ए कंट्रोल यूज करोगे, है ना? तो ये तो एक्सप्रेस होगा ही होगा। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि द एक्सपेरिमेंट यू आर परफॉर्मिंग इज गोइंग वेल, यू हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट वेरी वेल, मतलब एक्सपेरिमेंट तो आपका बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक हुआ है। तो अब आप अगर आपका ये यहाँ पर बैंड नहीं आता है जो आपका एक्स जीन था, इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट ठीक हुआ है, आपका ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अगर एक्सप्रेस हो गया तो इसका मतलब ठीक है, आपको मिल गया एक्सप्रेशन। तो उस कंडीशन में जब आप एक्सप्रेशन चेक करते हैं, तो उस कंडीशन में जो आप कंट्रोल ले सकते हो वो ले सकते हो किसी भी हाउस कीपिंग जीन को। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप एज ए कंट्रोल यूज करते हो, जैसे कि GAPDH और यूबिक्यूटिन। आप कोई पेपर उठाकर देखना, कोई भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पेपर जर्नल्स में आप ढूंढ सकते हो, ठीक है? तो आप देखना कि जब लोग जीन रेगुलेशन स्टडी करते हैं, जीन एक्सप्रेशन चेक करते हैं, तो मोस्टली लोग GAPDH और यूबिक्यूटिन इन दोनों में से किसी एक को एज ए कंट्रोल यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्सप्रेस तो होंगे ही होंगे, ओके, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटरी जीन्स की। तो रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं? दे कोड्स फॉर ए प्रोटीन दैट कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग टू पर्टिकुलर डीएनए साइट। ये ऐसे जीन्स होते हैं जो ऐसा प्रोटीन बनाते हैं। जीन क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ये प्रोटीन, मान लो ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन को बाय बाइंडिंग टू पर्टिकुलर डीएनए साइट। मान लो ये डीएनए है, ठीक है? तो इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा? जाके पर्टिकुलर डीएनए साइट पर बाइंड होना, ऐसे, ठीक है? अब इसकी जो बाइंडिंग है, या तो वो बाइंडिंग उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी, ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए बनवाएगी, या तो नहीं बनवाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल दीज टाइप ऑफ जीन्स रेगुलेटरी जीन्स। ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, कि ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। समझ में आई चीज? वेरी गुड। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन राइज एंड फॉल। इन रेगुलेटरी जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें कॉन्स्टिट्यूटिव जीन से, तो वहां पर क्या हो रहा था कि इन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एक्सप्रेशन किसी भी कंडीशन में, किसी भी सेल में होता ही रहता है, हमेशा विद कांस्टेंट रेट। बट अगर हम रेगुलेटरी जीन की बात करें, तो इनका एक्सप्रेशन कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, और अलग अलग टाइप की सेल्स में अलग अलग टाइप से एक्सप्रेशन होता है। किसी सेल में ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकता है, किसी सेल में कम एक्सप्रेस हो सकता है, किसी सेल में क्या पता अलग रेगुलेटरी जीन्स हो, किसी में अलग हो, है ना? तो ये सेल टू सेल एक्सप्रेशन भी वेरी करता है रेगुलेटरी जीन का, ठीक है? अब अगर हम टाइप ऑफ रेगुलेटरी जीन की बात करें, तो यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जीन रेगुलेशन समझने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जीन रेगुलेशन is considered as one of the important as well as little bit difficult and complicated topic for some of the students। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हो, तो आप भी समझ रहे होगे कि जीन रेगुलेशन कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना? और वो कंफ्यूजिंग एक्चुअली तब होता है जब आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होती और उनके बीच में कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये कंटेंट जितना सिंपल हो सकता है उतना बनाने की कोशिश करी है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान से चीज़ें समझनी होंगी, ओके? तो जैसे कि हमने बात करी कि जो रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, दे रेगुलेट द जीन वेदर द जीन इज गोइंग टू मेक आरएनए और नॉट। ये कौन डिसाइड करेगा? रेगुलेटरी जीन, है ना?
तो देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटरी जीन्स। एक होता है इंड्यूसिबल जीन्स, ओके, एक होते हैं रिप्रेसिबल जीन्स। इनके नाम से कुछ समझ में आ रहा है? इंड्यूसिबल जीन्स मतलब ये किसी चीज को इंड्यूस कर रहे हैं, क्या इंड्यूस करते हैं वो हम आगे देखेंगे। रिप्रेसिबल जीन्स ये किसी चीज को रिप्रेस कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इस चीज को वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो अगर हम इंड्यूसिबल जीन्स की बात करें तो एक्सप्रेशन इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू मॉलिक्यूलर सिग्नल। तो ये जो इंड्यूसिबल जीन्स हैं इनका एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है किसी मॉलिक्यूलर सिग्नल की प्रेजेंस में। ओके, राइट, ये सब चीजें, ये सब डॉट्स आपके कनेक्ट होने वाले हैं लेटर स्लाइड्स में, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इंडक्शन। जब इनका एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, वैसे ही अगर हम रिप्रेसिबल जीन्स की बात करें तो एक्सप्रेशन इनका एक्सप्रेशन ये क्या करते, एक्सप्रेशन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू मॉलिक्यूलर सिग्नल। किसी मॉलिक्यूलर सिग्नल के प्रेजेंस में जब एक्सप्रेशन डिक्रीज हो जाए तो उनको बोलते हैं रिप्रेसिबल जीन्स। ओके, और प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रेशन। तो मैं जल्दी से इस वाले स्लाइड को स्पेसिफिकली इस वाले स्लाइड को थोड़ा सा समराइज कर दूं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड दिस इज, है ना। यहाँ पर हमने दो टाइप के जीन्स पढ़े, एक पढ़ा हमने कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एक पढ़ा हमने रेगुलेटरी जीन्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं हर एक टाइप की सेल में, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो डिसीज कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन हो, वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन तो एक्सप्रेस होंगे ही विद कांस्टेंट रेट। फॉर एग्जांपल हाउस कीपिंग जीन्स, है ना। एग्जांपल मैंने दिया था GAPDH यूबिक्यूटिन। और वो एंजाइम्स जो मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं, राइट। क्योंकि रेस्पिरेशन तो ऑलमोस्ट हर सेल करती है, रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक पाथवे, तो वो मेटाबॉलिक पाथवे चलने के लिए सारे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो वो एंजाइम्स कैसे हो गए, हाउस कीपिंग जीन्स हो गए। ये सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में क्लियर रखने होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो टाइप के जीन्स थे वो थे रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी नाम से पता चल रहा है ये रेगुलेट कर रहे हैं, तो कभी ये ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे, कभी कम एक्सप्रेस होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो ये थे फर्दर टू कैटेगरीज में, इंड्यूसिबल जीन और रिप्रेसिबल जीन। इंड्यूसिबल जीन्स आर दोज जीन्स विच इंक्रीज्ड इन एक्सप्रेशन इन रिस्पॉन्स टू मॉलिक्यूलर सिग्नल, और रिप्रेसिबल जीन जो रिप्रेस करते हैं, और ये दोनों ही मॉलिक्यूलर सिग्नल से रेगुलेट होते हैं। जैसा सिग्नल आएगा, ओके, अगर चोट लगेगी तो ही हॉस्पिटल जाएंगे, अगर चोट नहीं लगेगी तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो चोट लगना इज ए मॉलिक्यूलर सिग्नल, राइट। तो वैसे ही तो सिग्नल आएगा तो इंडक्शन होगा, रिप्रेशन वाला सिग्नल आएगा तो रिप्रेशन होगा, राइट। अब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है आगे आने वाली स्लाइड्स में। यहां पर देखो, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि जो रेगुलेशन होता है जीन का, जीन रेगुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है आपका प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन। ओके, रेगुलेटरी जीन्स के बारे में अभी आपने पढ़ा कि रेगुलेटरी जीन्स क्या करते हैं, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद द डीएनए। उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। ट्रांसक्रिप्शन इज मीडिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। क्लियर? जब तक प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, है ना। और ट्रांसक्रिप्शन जब हो ही नहीं रहा तो हम क्या क्या रेगुलेट करें? तो ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज मीडिएटेड बाय द protein DNA interaction and transcription is always regulated by the protein DNA interaction। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको भी पता है कि जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना होता है तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंजाइम विदाउट विच द ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट हैपन इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जाके डीएनए पे बाइंड होगा तभी तो आरएनए बनेगा ना, राइट। तो ये जो एंजाइम आप देख रहे हो दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड दिस इज योर डीएनए। तो डीएनए और प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ओके, राइट। तो यहीं पर रेगुलेशन भी होता है, ओके। अब ध्यान रखो कि कम से कम एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर अवेलेबल विच रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो प्रोटीन्स? एक होता है स्पेसिफिसिटी फैक्टर, दूसरा होता है रिप्रेसर जो आपने पढ़ लिया, तीसरा होता है एक्टिवेटर्स। ठीक है,
तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, राइट। तो रिप्रेसर क्या होता है? ओके, सबसे पहले स्पेसिफिसिटी फैक्टर की बात करते हैं। स्पेसिफिसिटी फैक्टर क्या होता है? इट अल्टर्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉर ए गिवन प्रमोटर। इसका सबसे इजी एग्जांपल आपने अगर सुना हो, पता नहीं, मुझे सुना ही होगा ऑब्वियसली। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज आपने पढ़ा होगा जरूर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है होलो एंजाइम प्लस सब यूनिट, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा सिग्मा सब यूनिट, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। तो जब होलो एंजाइम के साथ, ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम है, ये सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, तभी ये कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम बनता है। ओके, तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ना, दिस इज द स्पेसिफिसिटी फैक्टर। ओके, तो सिग्मा फैक्टर अलग अलग टाइप का होता है, राइट, है ना। तो मोस्टली केसेस में जो सिग्मा फैक्टर होता है विच इज सिग्मा 70, नॉर्मली जो सेल प्रोड्यूस करती है फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू फंक्शन इज सिग्मा 70, राइट। बट एक ऐसी केस है जहां पर सिग्मा 32 नाम का सब यूनिट एक्सप्रेस होता है और वो जाके आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है। तो क्या होता है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन में बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज से। ये कब बाइंड होता है? जब सेल जो होती है वो हीट स्ट्रेस में जाती है। ओके, जब हीट का स्ट्रेस आता है सेल के पास, तो ये काम नहीं कर पाती। उस केस में चाहिए होता है सिग्मा सिग्मा 32। ये जाके आरएनए पॉलीमरेज से इंटरेक्ट करती है, आरएनए पॉलीमरेज फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है, फिर जाके ये आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो अब देखो, जब सेल नॉर्मल थी तो अलग टाइप का आरएनए बन रहा होगा, क्यों? क्योंकि अलग टाइप का कंडीशन था। बट जब सेल स्ट्रेस में गई, हीट स्ट्रेस में, तब उसको ऐसा आरएनए चाहिए जो कि हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके, सरवाइव कर सके हीट में। तो उस टाइम पर दूसरे टाइप का प्रोटीन चाहिए होगा। तो जब दूसरे टाइप का प्रोटीन चाहिए तो दूसरे टाइप का आरएनए भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दूसरे टाइप का सिग्मा फैक्टर भी चाहिए। तो ये स्पेसिफिसिटी फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जो कि जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बस इतना बता दूं कि जब आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर 70 सिग्मा 70 बाइंड होता है, तो ये अलग प्रोमोटर से बाइंड होती है। ये प्रोटीन, आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रोमोटर से जाकर बाइंड होता है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड्स टू द डीएनए प्रोमोटर। तो जब सिग्मा 70 होता है तो ये किसी स्पेसिफिक प्रोमोटर पे बाइंड करता है, और जब सिग्मा 32 इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है तो ये दूसरे किसी स्पेसिफिक प्रोमोटर पे बाइंड करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए विच कैन सर्वाइव हीट स्ट्रेस। तो सिग्मा फैक्टर बदल जाने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड होने का सीक्वेंस भी बदल गया। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रोटीन्स होते हैं वो होता है रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने से रोकता है। अभी इतना ही समझो, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस द प्रोमोटर। वो मैं आगे अभी आपको समझा दूंगा। एक्टिवेटर क्या होता है? इनहांस द आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर इंटरेक्शन। एक्टिवेटर हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर पे बाइंड होने में, ठीक है। बट रिप्रेसर क्या करता है? रोकता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर पे बाइंड होने में। तो दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है, रिप्रेसर का और एक्टिवेटर का, ठीक है। अब यहां पर आपको समझ में आएगा, जैसे कि ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आकर हमेशा प्रमोटर से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बाइंड होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा बाइंड होता है प्रमोटर के साथ। एक्टिवेटर की जब बात करें, एक्टिवेटर हमेशा बाइंड होता है आपका प्रमोटर के साथ। तो आरएनए पॉल और एक्टिवेटर ऑलवेज बाइंड्स टू द प्रमोटर, वेयर एज रिप्रेसर हमेशा बाइंड होता है आपके ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है
राइट। रिप्रेशर क्या करता है? रिप्रेशर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रोकता है। कैसे? अब आप देख सकते हो कि आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर पे बाइंड हुआ, ठीक है, तो अब इसको आगे की तरफ मूव करना होगा, तभी तो आरएनए बनेगा ना। तो अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे ये रिप्रेसर बाउंड है ऑपरेटर के पास, तो ये यहीं पर रुक जाएगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो रिप्रेसर जब डीएनए से बाउंड होता है तो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। इसका जस्ट ऑपोजिट, एक्टिवेटर ऑलवेज हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड ऑन द प्रमोटर। तो एक्टिवेटर आकर बाइंड होता है और ये उसको एक ग्रिप प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आसानी से प्रोमोटर पे बाइंड हो जाए। तो एक्टिवेटर आरएनए पॉलीमरेज का फ्रेंड होता है एंड रिप्रेसर इज द एनिमी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इस इतना अभी आपको याद रखना है, धीरे धीरे कंसेप्ट्स आपके बिल्डअप होंगे। ओके, ठीक है। एक्टिवेटर बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन ऑन डीएनए, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑन डीएनए। ऑपरेटर प्रमोटर के आसपास ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट नियर द प्रमोटर साइट। ओके, तो यहाँ तक जो मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस करी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जीन एक्सप्रेशन को, जीन रेगुलेशन को समझने के लिए। तो आई होप कि आपको अभी तक एक प्रॉपर ओवरव्यू और कंसेप्ट अबाउट जीन रेगुलेशन क्लियर हो गया होगा, राइट। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो वी विल हैव टू कवर दिस टॉपिक इन लाइक डिफरेंट पार्ट्स। तो दिस इज़ द लास्ट दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रांसक्रिप्शनल मोड ऑफ रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशंस इन प्रोकैरियोट्स, जिसमें कि सबसे पहले आपने सुना होगा नाम नेगेटिव रेगुलेशन, फिर आता है पॉजिटिव रेगुलेशन, एक होता है एटीन्यूएशन। ओके, देर इज़ अनदर रेगुलेशन टाइप विच इज़ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, और एक होता है सिग्मा फैक्टर रेगुलेशन। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन मोड्स इन प्रोकैरियोट्स। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में, एक एक करके। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो